हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है जिसमें एक 2.0 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.40 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टता पात बनाए रखता है। कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है कुछ मिली एम्पेयर की बहुत सामान्य धाराओं के लिए तार की 67.3 लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में श्रेणी क्रम में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबंध किया जाता है जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघुपतित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल ई के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिससे संतुलन बिंदु तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। क्या इस उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होता है? तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या जो विभवमापी होता है उस विभवमापी के लिए एक विधि दी गई है तथा उसमें बताया है कि हमें संतुलन बिंदु कहाँ कहाँ प्राप्त होता है और कहा गया है कि हमें जो उच्च प्रतिरोध लगाया है हमने 600 किलो ओम का, उससे क्या ये हमारे पास प्रभावित होगा? तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जो ये विभवमापी है, इस विभवमापी का परिपथ चित्र हमारे को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके आधार पर हम इसे समझते हैं। तो इसमें हम क्या समझते हैं बच्चों कि हमारे पास जो परिपथ चित्र दिखाया गया है बच्चों, तो इसमें हमारे पास ये एक पूरा तार है एक समान लंबाई का, जिससे हमारे पास क्या बच्चों ये विभवमापी बना है। जब इस तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा परिवर्तित धारा के लिए हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या लगाया गया है, धारा नियंत्रक लगाया गया है, जिससे मैं 8 से प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों एक बैटरी बी लगाई गई है, तो ये बैटरी बी है। ये दो सेल है बच्चों हमारे पास। एक सेल का विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E1 है और दूसरे सेल का बच्चों क्या है, E2 है। तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर दो सेल हो गए। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर ये एक द्विमार्गी कुंजी लगाई गई है। द्विमार्गी कुंजी है अर्थात इसमें क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास पहला बिंदु हो गया, ये हमारे पास बच्चों कौन सा बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा बिंदु हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पर तीसरा बिंदु हो गया। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है तथा इस गैल्वेनोमीटर से हमारे पास बच्चों क्या लगी हुई है, ये जोकी लगी हुई है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, जो तीर के निशान से जा रही है इसे हम जोकी बोलते हैं। माना यहाँ पर हमारे पास बिंदु एक ए है और यहाँ पर हमने क्या माना बच्चों, बिंदु सी है, और ये हमारे पास यहाँ पर कुंजी K1 लगी हुई है। तो ये कुंजी K1 हमारे पास हो गई। बच्चों होता क्या है कि ये एक समान लंबाई का एक तार होता है विभवमापी, जिसे हम कई टुकड़ों में काट देते हैं और टुकड़ों में काट कर बच्चों हमारे पास ये क्या जोड़ देते हैं, इसमें धात्विक पट्टी जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास जो बिंदु ए है, बिंदु सी हमने बनाया, यहाँ पर ये बच्चों ये जो जुड़ी हुई है ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, धात्विक पट्टी जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर धात्विक पट्टी। धात्विक इसको अलग अलग टुकड़ों में काटकर हम धात्विक पट्टी जोड़ते हैं तथा इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, ये जो तार होता है इस तार से एक मानक सेल के सिरों को संबंध करते हैं विभवमापी के अंदर। तो हम यहाँ पर एक मानक सेल जोड़ देते हैं। अब बच्चों होता क्या है, हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तार के अंदर, तो धारा प्रवाहित करने पर जो परिवर्तित धारा होती है उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर धारा को परिवर्तित करने के लिए एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं तथा बच्चों इस गैल्वेनोमीटर में जो जोकी है इसको तार के अनुदिश तब तक सरकाते हैं जब तक हमें क्या होता है, विक्षेप बिंदु नहीं मिल जाता। तो माना हमें जो विक्षेप बिंदु मिलता है बच्चों वो कौन सा है, N1 और N2 है, अर्थात N1 तथा N2 हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, विक्षेप बिंदु होते हैं। तो ये बच्चों हमारे को विक्षेप बिंदु मिल गए N1 और N2, किसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तार के अनुदिश जोकी को जब तक सरकाते हैं जब तक हमें इसमें क्या होता है बच्चों, विक्षेप प्राप्त नहीं हो जाता। तो बच्चों अब गैल्वेनोमीटर जो है ये जो हमारे पास विभवमापी है, इस विभवमापी में बच्चों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का नियम काम में लेंगे और किरचॉफ का नियम काम लेके बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, संतुलन बिंदु निकालेंगे। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेल E1 को संयोजित करते हैं। तो बच्चों सेल E1 जो है इसको संयोजित करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये सेल E1 है इसे द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 1 से तथा गैल्वेनोमीटर को 3 से, अर्थात इसके लिए हम क्या करते हैं, द्विमार्गी कुंजी के 1 तथा 3 को संयोजित करते हैं। तो 1 तथा 3 को संयोजित करते हैं बच्चों हमारे पास क्या होगा, सेल E1 जो है ये हमारे पास किस में आ जाएगा, संयोजन में आ जाएगा, क्योंकि एक तो जुड़ा हुआ है बच्चों सेल E1 से और 3 जुड़ा है हमारे पास, चित्र में देखते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर से। तो सेल E1 आ जाएगा। ये आने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ए से N1 बिंदु इसको हमने मान लिया L दूरी पर है, तो ए से L दूरी पर हमने क्या माना बच्चों, एक बिंदु N1 माना। तो ए से L1 दूरी पर माना हमने N1 को, कहाँ से माना बच्चों, ए से L1 दूरी पर। L1 दूरी पर बच्चों बिंदु कौन सा है हमारे पास, N1 है तथा जो सेल E1 है वो संयोजन में है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे और कौन से लूप पर लगाएंगे बच्चों, किरचॉफ का नियम हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ए से L1 दूरी पर N1 हो गया एक। तो बच्चों इसके साथ हमारे पास क्या हुआ बच्चों, G गैल्वेनोमीटर आ गया। उसके बाद बच्चों हमने 3 और 1 को संयोजित किया, तो 3 और 1 और वापस बच्चों हम A पर आ गए। तो ये जो लूप है इस लूप पर हम क्या करेंगे बच्चों, किरचॉफ का नियम लगाएंगे और किरचॉफ का नियम लगाकर हम क्या लेंगे, यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे, दोनों दो लूप लेंगे, दो पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे और हम यहाँ पर बच्चों संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे। बच्चों जब यहाँ हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है फाई गुणा एल। फाई होता है प्रति एकांक लंबाई वोल्टा। तो हमारे पास बच्चों
L1 लंबाई थी, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाई गुणा L1 हमारे पास आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर के लिए बच्चों हमारे पास 0 आ जाएगा, और विद्युत वाहक बल पर हम यहाँ से जाएंगे लूप में होकर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऋण E1 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर ही हमारे पास हो जाएगा। अर्थात हमें E1 का मान कितना मिलेगा बच्चों, फाई L1, जहाँ बच्चों फाई के बारे में हम लिख देते हैं कि फाई क्या है, प्रति एकांक लंबाई वोल्ट था। फाई क्या है बच्चों, प्रति एकांक लंबाई वोल्ट था। तो फाई को हम लिख रहे हैं प्रति एकांक लंबाई वोल्ट है। हम विद्युत वाहक बल का जो सूत्र लिखते हैं उसमें हमारे पास फाई गुणा एल हो जाता है, तो ये हमारे पास कितनी होगी, प्रति एकांक लंबाई वोल्टता हो गई। तो बच्चों हमने पहले लूप पर लगाया, तो हमें E1 का मान मिला फाई L1, अर्थात हमारे पास जो E1 को हमने संयोजित किया तो L1 पर हमें बच्चों क्या मिलेगा, संतुलन बिंदु मिलेगा। इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं, दूसरे के लिए लगा देते हैं। तो अब हम दूसरे लूप पर चलेंगे बच्चों, तो हम सेल E2 को संयोजित कर रहे हैं। सेल E2 को संयोजित करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो द्विमार्गी कुंजी है उस द्विमार्गी कुंजी के बिंदु 2 तथा 3 को संयोजित करते हैं। तो 2 और 3 को हम यहाँ पर संयोजित करेंगे। तो ये 2 तथा 3 को संयोजित करते हैं। तो हमने 2 और 3 को यहाँ पर क्या किया बच्चों, संयोजित कर दिया। अब जब 2 और 3 हमारे पास संयोजित होंगे बच्चों, तो हमारे पास कौन सा लूप बनेगा, तो हमारे पास दूसरा लूप बन जाएगा बच्चों। वो दूसरा लूप कौन सा होगा बच्चों, हम मानते हैं कि AN2 जो है ये कितनी दूरी पर है बच्चों, L2 दूरी पर है। अर्थात AN2 हमने कौन सी दूरी पर लिया, L2। इस पर हम संयोजन बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों लूप कौन सा बन जाएगा, दूसरा लूप बन जाएगा AN2। ये तो हमारे पास हो गया। बिंदु कौन सा ले लिया, G गैल्वेनोमीटर के लिए बिंदु ले लिया 2 3, और A हमारे पास आएगा बच्चों, यहाँ पर किरचॉफ के नियम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई L2, फाई वही प्रत्येकांक लंबाई वोल्टता हो जाएगी। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के लिए 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, E2 बराबर 0। तो बच्चों E2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, E2 का मान हमारे पास हो गया फाई L2 के बराबर। अब हमारे पास बच्चों E1 और E2 का मान दोनों आ गया, तो हम E1 बटे E2 करते हैं बच्चों, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, L1 बटे L2 के बराबर आ जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल आया है किसके समानुपाती आ रहा है बच्चों, लंबाई के समानुपाती आ रहा है। बच्चों जो ये E1 होता है ये हमारे पास दो दो सेल है, इनमें से हम एक सेल को मानक सेल लेते हैं, तथा जो मानक सेल होता है वो उच्च कोटि वाला होता है बच्चों, है ना। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर बच्चों हम प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों अब इसके हल में हम क्या देखते हैं, हमसे क्या पूछा गया है कि हम क्या करें, उच्च प्रतिरोध से संतुलन बिंदु प्रभावित होगा। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि संतुलन बिंदु हमें एल लंबाई पर प्राप्त हुआ, और विद्युत वाहक बल का मान एल लंबाई के समानुपाती, अर्थात संतुलन बिंदु जो होता है उस पर प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, संतुलन बिंदु पर प्रतिरोध का प्रभाव नहीं पड़ता है। संतुलन बिंदु पर प्रतिरोध को बच्चों हम किससे लिख देते हैं, आर का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमारे पास जो उच्च प्रतिरोध हम लगा रहे हैं उसका संतुलन बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।